देश के स्तर पे रेहड़ी पटरी वालों के बारे में भारत सरकार ने एक नीति बनाई थी। उस नीति का नाम रखा था नेशनल पॉलिसी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, राष्ट्रीय पथ विक्रेता नीति। उसके बाद रेहड़ी वालों को कानूनन एक नाम मिला। जो उस समय में लोग लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, उनके संघर्ष को, उनकी याद को और अपने स्वाभिमान को सलाम करने के लिए आज के दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक और साउथ से ईस्ट तक, नॉर्थ तक, वेस्ट तक पूरा देश में आज वेंडर डे मनाया जा रहा है। हम गुड़गांव में राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जो हमारा संगठन पूरे देश में है, हमारी एफिलिएशन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, नासवी बोलते हैं। ये सबसे पहले वेंडर्स के अधिकारों पे काम करने का संगठन बना था। तो आज हमने क्या खोया क्या पाया, और ये जो काम हम करते हैं और जो हम ये बोलते हैं कि ये अधिकार है मेरा, मैं रेहड़ी लगा के अपना परिवार पालूं, ये जो आवाज़ हम निकालते हैं, इस आवाज़ का मतलब अगर हम उन साथियों को याद नहीं करेंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, तो ये गलत बात है। इसलिए गुड़गांव में भी हम हर साल वेंडर डे मनाते हैं, लेकिन अभी हम इसको इतना मशहूर या इतना आम रेहड़ी वाले को नहीं समझा पाए कि वो होली, दिवाली, तीज, 15 अगस्त, 26 जनवरी, अपनी शादी, अपना जन्मदिन याद रखते हैं। उसी प्रकार उस काम के दिन को याद नहीं करते हैं जिस काम के बल पर जन्मदिन मनाने का केक खरीदते हैं। हम बहुत रिश्तेदारियों में नाम कमाने के लिए दिन और रात सड़कों पे धूल फाँकते हैं, गालियाँ सुनते हैं, सामान बेचकर पैसा हासिल करते हैं, लेकिन उस दिन को नहीं याद करते हैं जिस दिन की शुरुआत हमारे इस काम की रक्षा के रूप में सरकार ने पहली बार मानी। अभी थोड़ी सी देर में मैं अपनी बात पूरी भी नहीं करूंगा,
आपको ये लगने लगेगा यार मैं तो इस काम के लिए आया भी नहीं था, यहाँ पर ये सारी किताब पढ़ाई जा रही है, इसका मेरा क्या लेना देना है। मैं तो इसलिए आया था कि कमेटी आती है, सामान उठाती है, बस कमेटी से मेरा पीछा कैसे छूटे। यहाँ पर ये बात तो बताई नहीं जा रही, बेकार दिन खराब कर दिया। मेरे पास तो एक रेडी लग रही है, सरवा साहब तो सुनते नहीं है, किसी किसी को भेज देते हैं और मेरी आवाज़ तो सुनते नहीं है। मैंने क्या लेना इन बातों से। ये थोड़ी देर में आप सब सोचने लगेंगे, लेकिन आप जो सोचते हैं, वो जो सोच आपके मन में आती है, उसको सोचने के लिए अधिकृत जो भाषा है, जो दिन है, जो उसको बोलने का हमें हक मिला है, उस सूत्र को हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये बाकी सारी बातें हल भी नहीं होती। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार हम किताब बांचते हैं, क्या हम स्कूल में नाम लिखवाते हैं उस दिन हम किताब बांच पाते हैं? नहीं। तो फिर ए, आ, ई, क, ख, ग, ये जो अक्षर हैं, इनकी पहचान हमें जो कराई जाती है, उसके बाद ही हम किताब बांचते हैं। हम अक्षर की पहचान भी कर लेते हैं, हमें क पता है, ख पता है, ग पता है पता है, स पता है, श पता है इन सारी चीज़ों का, लेकिन इनकी आवाज़ जब हम बोल रहे हैं अलग अलग क्यों निकली? 3 प्रकार के स ही क्यों हैं? और उनको बोलते हुए तीनों को अलग अलग आवाज़ क्यों निकलती है? इसको अगर हम नहीं जानते हैं तो हम किताब पढ़ने के बाद भी अनपढ़ हैं। तभी तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम जानते तो नहीं हैं उनके बारे में अधिक बातें। तो वो जो व्याकरण है, अब एक नया मामला, स्कूल में गए नहीं तो पढ़े नहीं तो व्याकरण का क्या पता चलेगा। मैं इसको सरल कर देता हूँ। सरल में ये है, हम खाते हैं खाना, खाना कोई भी बना लेता है ना, खाना कोई भी बना लेता है, ये कह के खाना ही तो बनाना है। लेकिन खाना जो है वो सिर्फ खाना नहीं है, वो अगर आपको व्याकरण नहीं आती तो आप खाना बना भी नहीं सकते। खाने की व्याकरण क्या है? खाने की व्याकरण है नमक, हल्दी, तड़के के लिए तेल, तेल में भी कौन सा तेल, हल्दी में भी कौन सी हल्दी, सूखी हल्दी, आमिया हल्दी, इन सारी चीज़ों का प्रयोग खाने में हम करते हैं। लेकिन चाय बनाने में पाउडर वाली हल्दी नहीं डलती। हल्दी की चाय भी पीते हैं, हल्दी को दूध में भी डाल के पीते हैं, हल्दी को सब्जी में भी डाल के पीते हैं। अब हल्दी अगर कहें कि भाई हल्दी डालनी चाहिए तो कितनी हल्दी डालनी चाहिए? अगर थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा हो जाए तो आप उस खाने को नहीं खा पाएंगे, छोड़ना पड़ता है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपकी उस चीज़ को
बनाता है जो आप बेचते हैं। फ्रूट में भी ऐसा ही है। अगर आप फ्रूट की बात करें, जो केला है, केला केला कच्चा सब्जी के लिए आता है। केला कच्चा कई सारी दवाइयों के लिए आता है। कच्चे केले से दवाइयाँ बनती हैं और हम केला खाते हैं। हम केला बिल्कुल पका हुआ केला खाते हैं। इस कच्चे केले और पके हुए केले के बीच में भी हमारे शरीर पर अलग अलग असर पड़ता है। अगर आप छितरी वाला केला लगातार खाएंगे तो आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। कोई भी चीज, ऐसे सेब को भी लेंगे तो आप, सेब में भी ऐसा ही है। अगर आप सेब को खा रहे हैं तो वो आपके मोटापे को कम करती है। अगर आप सेब का जूस पी रहे हैं तो मोटापे की स्पीड 2 गुना करती है। अब आप कहेंगे सेब ही तो थी, उसके कारण है। इन सब कारणों के लिए तो आज मैं आपको नहीं कहूँगा कि सीखना है। ये मैंने इसलिए सारी बात इस्तेमाल की है कि आपकी रेहड़ी लगे, आपकी रेहड़ी पर आप इज्जत से काम कर पाए, आपकी रेहड़ी पर आप बिना डर बिना भय कमाई करके शाम को अपने पैसे घर ले जा पाए। इन सारी बातों को करने के लिए भी जो आज की मीटिंग है उस दिन का अपना महत्व है और उसको हम जाने, इसके लिए आज की मीटिंग है। सबसे पहले रेहड़ी की शुरुआत किसने की हम नहीं जानते, लेकिन वो लोग कितने आगे थे जिन्होंने इस काम की शुरुआत की। और पहले दिन तो आज हम सैकड़ों रेहड़ी वालों को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन जो आदमी रेहड़ी लगाने का काम करने की शुरुआत करता है वो इसको इज्जत पूर्वक नहीं करता है। वो इसको ये कहता है कुछ नहीं तो रेहड़ी लगा लूं। इतने इज्जत के काम को, इतनी आपकी संपत्ति खड़ी की उस काम को आप अपने बच्चों से नहीं कराना चाहते। कोई भी रेहड़ी वाला मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा कि मैं मेरे बच्चों को BA MA कराऊंगा और मैं उसको मेरी रेहड़ी पर काम पर खड़ा करूंगा। मेरे को एक भी ऐसा रेहड़ी वाला आज तक मिला नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने खुद ने अभी इस काम के महत्व को नहीं जाना, जबकि आपके बच्चे इससे रोजी रोटी से ही तो पड़ते हैं। जिस अन्न को खाते हैं उस अन्न के प्रति हमारा सम्मान आज तक भी बना नहीं है। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोल दिया? हम जिस अन्न को, जिस कमाई को खाकर बड़े हो रहे हैं, उस कमाई के प्रति हमारी सोच अभी भी नेगेटिव है, नकारात्मक है, घटिया सोच है अभी हमारी। इसको हम इज्जत नहीं देते हैं। मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, रेहड़ी वाला नहीं। और इंजीनियर तो रेहड़ी वाले हैं। BTech रेहड़ी वाला, BTech चाय वाला, MTech सब्जी वाला, है ना? है ना? है ना? ये बात भी किसी में मैं बोल के आया था
कि भाई मैं कंपनियों की नौकरी वालों की यूनियन में था पहले, मैं वहाँ बोलता था कि भाई आप एमटेक बीटेक की बात करते हो, यहाँ पर कुछ भी आपको उतना नहीं मिलता है, रेडी वाला आपसे ज़्यादा कमाता है। कुछ लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आती थी, वो कहते थे मैं तो बीटेक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे ऐसे बता रहे हो आप। उनको बुरा लगता था। लेकिन अब तो बीटेक चाय वाली यूट्यूब पे सर्च करो आप, मिलेगी। खाने वाली मिलेगी, खाने वाले मिलेंगे। मेरा मतलब कहने का ये है, हम जिस पेशे से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उस पेशे से लगाव उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ही हमें कोई भी आकर के ओए रेडी वाले बोलता है और हम उसको देखते ही कांपने लगते हैं, हम उसको ताकतवर मानते हैं, जबकि देश की सरकार भी हमसे ताकतवर नहीं है। क्यों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है तो वहां पर वो ये बोलता है मेरे देश में अमन शांति है, इसलिए मेरा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है। ये जो दो शब्द हैं, अमन और शांति, उसने बोला है, हमने तो नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने बोला ना विदेश जाकर के कि भारत अमन शांति प्रिय देश है। अभी अभी मुझे खबर मिली एक खोखा चोरी हो गया है। क्या अमन शांति है? अगर हम खोखे पे काम करते हैं तो हम अपना घर चलाते हैं, हमारे घर में पैसा आता है, तो अमन शांति है। अमन शांति है। हमने उसको अमन शांति को बनाया, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जो शब्द बोलता है उस शब्द को बोलने की ताकत हमने दी। नहीं तो हम चोर चक्के ना बन जाते और सारे थाने हमारे पीछे होते, पुलिस होती ना हमारे पीछे, हम यहाँ शांति से थोड़ी बैठे। तो जो वो अमन शांति की बात करता है, हमने यही उसको कहा था कि जो आप दुनिया को जाकर अमन शांति बताते हो, अगर हमने चोरी ठगी करना शुरू कर दिया तो कैसे बताओगे? इसलिए रेहड़ी कानून पास करो, इसलिए रेहड़ी पटरी नीति बढ़ाओ, तब ये रेहड़ी पटरी नीति बनी कि हाँ, उससे पहले हमारे काम को अवैध काम माना जाता था। अवैध काम क्या होता है? जो कर नहीं सकते काम। काम तो सारे ही किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ काम वैध हैं, कुछ काम अवैध हैं। वैध का मतलब समाज की नजर में वो काम किए जाएं, खुलकर किए जाएं, और कुछ काम समाज की नजर में नहीं किए जा सकते, जबकि वो किए जाते हैं। मैं झूठ बोलता हूं, कर रहा हूं ना झूठ बोलने का काम, लेकिन समाज इसको स्वीकृत नहीं करता। समाज कहता है हमेशा सच बोलो। लेकिन दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे मैं सच बोलता हूं। मैं भी नहीं हूं। यानी कि सच बोलो सब कहते हैं, और सच बोलो कहकर भी झूठ बोलते हैं। अंदर से तो कह रहा है मैं कितना सच बोलता हूं, हमारा भीतर तो कहता है ना मैं कितना सच बोलता हूं, और हम कहते हैं देख भाई झूठ मत बोलना, है ना? है ना? मैं तो सबका भला चाहता हूं।
मैं तो सबका भला चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कितने रेडी वाले रेडी हटवाने के लिए आते हैं। सबके भले में तो जो रेडी आपके आगे रेडी लगी ना, वो भी आती है। क्यों? सबको अपनी किस्मत का मिलेगा। फिर मेरे आगे रेडी के रेडी लगा देंगे तब भी मुझे मिलना चाहिए। यानी हम इस पर भी यकीन नहीं करते कि भाई जिसका जो है वो मिलेगा, नहीं करते। ये भी झूठ बात है जो ये कहता है कि सबका सबको मिलेगा। यही हुआ ना या नहीं? ऐसा ही है ना। अगर सबका सबको मिलेगा तो फिर हम घर के बाहर ही रेडी लगा लें, है ना? नहीं होता। कुछ बातें हैं जो समाज को चलाने के लिए बनाई गई हैं, कुछ बातें हैं जिनको हम जी रहे हैं, लेकिन ये बातें सारी सही हैं। हम वहां तक पहुंचेंगे, वो समाज अभी तक बना नहीं है। हम उस समाज के निर्माण के लिए काम पर हैं। जैसे मैं रेडी लगाता नहीं हूं, फिर मैं रेडी का काम में इतना परेशान रहता हूं। आप तो परेशान भी नहीं रहते। ये वो चीज है जो शिक्षा के स्तर बढ़ता है। तो शिक्षा ये नहीं है मैंने 5 पास की, 8 पास की, 10 पास की। शिक्षा का मतलब ये है कि मैंने जो शिक्षा हासिल की, उस शिक्षा से कितने लोगों को मैं फायदा दे पाया। अभी मैं फायदा दे पाऊं, इसके लिए ये भी नहीं हो सकता कि कोई फायदा लेना आएगा तो दूंगा। नहीं, अगर आप फायदा देना चाहते हैं तो आपको ही जाना पड़ेगा पहले उनके पास जिनको आप फायदा देना चाहते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से फायदा दे सकते हो। जैसे मैं भवन निर्माण में काम करता था, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर था। इनकम टैक्स रिटर्न में 20 लाख पर मंथ, साल में कितना हुआ? 2 करोड़ 40 लाख मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरे 2010 से पहले। जो आदमी साल का 2 करोड़ 40 लाख का काम 2010 से पहले करता था, आज उसको कितना टर्नओवर का आदमी होना चाहिए था? 20 गुना कम से कम। लेकिन वो कारोबार छोड़ करके रेहड़ी के काम को देख रहा है, क्योंकि शिक्षा ने ये कहा तुम बहुत आगे चले जाओगे, पीछे कौन है? समाज तो पीछे रह जाएगा। एक रेहड़ी टूट रही थी, मैं आ रहा था। मेट्रो स्टेशन बने नहीं थे, बन रहे थे, मेट्रो चालू नहीं हुई थी। खाने की रेहड़ी, पतीले में रोटी थी, बड़े भगोने में, और जेसीबी से ऐसे हुड मारा और पतीला रोटियों समेत जेसीबी ने ऐसे उठाया और रोटियां सड़क पर बिखरी। वो मैंने देखा था और उसको मैंने रोका था। दिमाग में आया कि ये काम तो फिर रोज होता होगा। फिर हमने ये संगठन बनाया, बना हुआ था पहले से, हमने इसको संभाला और हम इस लायक हुए। अब जेसीबी ऐसे रोटियों में हुड मार के सड़क पर नहीं बिखेरती। यहां तक तो हमारे आपको सुना जाता है, एक बार तो आते ही तोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अब ये जो अंतर है, ये मेरी पढ़ाई का समाज को मिलने वाला फायदा है, जिसके लिए मैं पढ़ा लिखा होने की बात कर सकता हूँ, करूँ।
अगर ये मैंने नहीं किया तो भले ही मैं 2 करोड़ से ज़्यादा का काम महीने में कर रहा होता, इसका अर्थ आम लोग जो हैं, जो अभी भी हैं, वैसा ही होता। तो इसके लिए खोया पैसा पाया, आप सब लोग आए, तो क्या आपने भी खोया? कोई आपके पास आया? ये आज की मीटिंग में सोचने का मतलब है। मैंने अपनी बात पूरी की और आप सभी साथी इस पे जो चल रहा है बताएंगे। आज हमारा मुख्य 2 एजेंडे हैं जिन पर हमारे प्रधान जी अपनी बात रखेंगे। उससे पहले 2-2 मिनट मैं चाहूँगा और कि सर हमारे जो पदाधिकारी हैं सर एक वो सेकंड। भी। सर इसकी शुरुआत कब हुई थी, मैं नोट नहीं कर पाया। इसकी शुरुआत का कोई आंकड़ा बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन पहली बार जो नीति बनी वो 2004 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको नीति के रूप में स्वीकार किया था। ये पथ विक्रेता नीति 2004 के नाम से आई थी। फिर इसमें जो कमियां थी उन कमियों को मनमोहन सिंह की सरकार ने 2009 में इस पॉलिसी को दोबारा संशोधित करके मनमोहन सिंह ने इस काम को इज्जत दिलाई। उस समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही कानून बना था। राहुल गांधी ने, हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर पे, राहुल गांधी उस सम्मेलन में आए थे जो मावलंकर हाल दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहाँ मीटिंग हुई थी। राहुल गांधी ने वहाँ घोषणा की थी, मैं कांग्रेस की सरकार से आपके लिए ये कानून बनवाऊंगा। और फिर ये कानून 2014 में सीआईटीयू के महासचिव कॉमरेड तपन सेन के निजी प्रस्ताव पर केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने मंजूरी दी थी, तब ये कानून ये बना था। धन्यवाद सर। ये खबर आप देख रहे हैं ओशिस इंडिया न्यूज नेटवर्क से। इस खबर को हर जो आज मीटिंग चल रही है रेडी पटड़ी की, देखिए, और इस खबर को हर रेडी फेरी कमेटी तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी पता लगे, हमारी कमेटी मजबूत हो। धन्यवाद।